गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जो हमारी स्टेट पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है। ठीक है, संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करना लगभग 1 साल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन? हुमायूं टॉम्ब, नई दिल्ली। ठीक है, हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में बना है। इसका उद्घाटन 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। इस संग्रहालय में 700 से ज़्यादा कलाकृतियाँ और 5 बड़ी गैलरी हैं। यह संग्रहालय मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? अशोक मंडप, कुरुक्षेत्र मंडप, गणतंत्र मंडप, विजयगढ़ हॉल। दरबार भवन का नाम बदलकर रखा है गणतंत्र मंडप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। दरबार हॉल या दरबार भवन कुछ भी लिखा जा सकता है, वो हो गया है गणतंत्र मंडप। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अशोक हॉल है वहाँ का, उसका नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया। राष्ट्रपति भवन के इन दोनों हॉलों के नाम बदलने का मकसद राष्ट्रपति भवन को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचारों का प्रतिबिंब बनाना है। देखिए, नोबेल पुरस्कार का वितरण स्टार्ट हो गया है। मेडिसिन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा का हमने कवर कर लिया, फिजिक्स का कवर कर लिया। इस टेस्ट में हम कवर करेंगे साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला और रसायन विज्ञान का किसे मिला। तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इन्हीं को दिया गया है। क्या नाम है इनका? हॉनकॉन, जॉन फासे, एनी अर्नॉक्स, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। देखिए, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एनी अर्नॉक्स को वर्ष 2022 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जॉन फासे को वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हॉनकांग को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, हॉनकांग। तो नोबेल प्राइज 2014 इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका है ये हॉनकांग को दिया गया है। उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। उनका गद्य मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है और उनके किताबों में द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स शामिल हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2023 की तरह ही वर्ष 2024 में भी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 2022 में भी 3 वैज्ञानिकों को मिला था, 2021 में 2 वैज्ञानिकों को मिला था। तो वर्ष 2024 का रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है डेविड वेकर को, डेमिस हस्बिस को और जॉन जंपर को। यह जो पुरस्कार है वो प्रोटीन पर कार्य करने के लिए दिया गया है। ठीक है, जो डेविड वेकर हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने किया है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, और डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर ने क्या किया है? फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। अब ये जो पुरस्कार है केमिस्ट्री का 2024 रसायन विज्ञान का, ये 50-50% बटेगा। 50% मिले, जो भी धनराशि मिलेगी वो इनके पास जाएगी, और बाकी का जो 50% है वो इन दोनों के बीच बटेगा। ठीक है,
डेमिस हस्बिस के और जॉन जंपर के। और किसने दिया है ये? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। और जो नाम है इसमें, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मोंगी जी बाबेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्कीमोव 2023 के रसायन विज्ञान से इनको सम्मानित किया गया था। और कैरोलिन आर बार्टोजी, के वेरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डल को 2022 के रसायन विज्ञान से सम्मानित किया गया था। और बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को 2021 के रसायन विज्ञान से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट यहाँ पर पहला और दूसरा हो जाता है, क्योंकि अभी तो अभी हाल ही में मिले हुए हैं, कभी कभी पिछले साल तक जाकर पूछ लेता है। तो वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का मोंगी जी बावेंडी, लुइस इब्रोज, एलेक्सी आई एक्कीमोव। तो वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। इस साल डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस, जॉन जंपर को प्रोटीन पर काम करने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है ये भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एयर इंडिया द्वारा भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश को हटा दीजिए, मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा, भोपाल को हटा दीजिए, महाराष्ट्र के अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो एयर इंडिया महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करेगी। इस स्कूल में हर साल 180 कॉमर्शियल पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह स्कूल बेलोरा एयरपोर्ट पर होगा और इस स्कूल में प्रशिक्षण के लिए 31 सिंगल इंजन वाले विमान और 3 डबल इंजन वाले विमान होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? पातिलाना, भावनगर, गुजरात। ठीक है, पातिलाना गुजरात के भावनगर का। सी है इसका आंसर। तो दुनिया में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पातिलाना है, सॉरी पालीताना है। क्या है? पालीताना, पातिलाना, पातिलाना है, पातिलाना। ठीक है। और यहाँ मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस शहर में जानवरों का कटान तक वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, फ्रेसलिनो, एयरबस। एयरबस तो दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, तो एयरबस तो हटा दीजिए। फ्रेसलिनो जो है वो विश्व की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है। और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी भारत की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चांदी उत्पादन के क्षेत्र में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। कंपनी ने रिकॉर्ड 746 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन कर विश्व में तीसरा स्थान हासिल किया है। देखिए, भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी पता होना चाहिए, राजस्थान है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित सिंदेसर खुर्द खाद्यान्न भारत की सबसे बड़ी चांदी उत्पादकों में से एक है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो चांदी उत्पादक कंपनी पूछ ले तो वो है फ्रेसलिनो, मैक्सिको में स्थित है। और मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको के बाद चीन है। चीन के बाद तीसरे स्थान पर आता है पेरू का नंबर। जो एयरबस थी ऑप्शंस में, वो हवाई जहाज बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इंपॉर्टेंट हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश पूछ रहा है, साउथ अमेरिका का पूछ रहा है, विश्व का नहीं पूछ रहा है। ये है पेरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पेरू दक्षिण अमेरिका का पहला देश है जिसने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाया है। एनपीसीआई यानी इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक ने मिलकर पेरू में यूपीआई को लागू करने का फैसला किया है।
यूपीआई को अपनाने वाले कुछ और देशों की बात करें तो भूटान जो है, भूटान वो भारत के यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश है। जो नेपाल है वो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है। जो सिंगापुर है वो व्यापारिक जगहों पर भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला दूसरा देश है। और जो फ्रांस है वो 2 फरवरी 2024 को यूपीआई को अपनाने वाला यूरोप का पहला देश है। ये सारी तथ्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये बना है फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो गर्भपात को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश है। फ्रांस की संसद के संयुक्त सदन में गर्भपात के अधिकार से जुड़े विधेयक के पक्ष में 780 और विपक्ष में 72 वोट पड़े थे। इस फैसले के बाद गर्भपात अधिकार कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल पेरिस में इकट्ठा होकर इसकी सराहना की थी। तो फ्रांस का नाम याद रखिएगा, यूरोप का देश है ये। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला विश्व का 100वां देश कौन बना? विश्व का 100वां देश बना पराग्वे। और जो स्पेन है वो 99वां देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। तो पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है। यह वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग में अहम मील का पत्थर है। और जो स्पेन है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्ण सदस्य है और 100वां पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश है, सॉरी त्रुटि हो गई, मॉरिशस। ठीक है, भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश है मॉरिशस। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी में भी कुछ हुआ है। हाँ, हिंदू मंदिर स्थापित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर आएगा प्रश्न। तो मॉरिशस जो है वो जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, जो भारत के फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो से लगभग 250 उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की सोर्सिंग की अनुमति देता है। मॉरिशस का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। खाड़ी देशों का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? सिंगापुर सिटी सिंगापुर, कोलंबो श्रीलंका, थिम्पू भूटान, अबू धाबी यूएई। यह है अबू धाबी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ये इसमें है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर खुल गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन किया था। यह मंदिर दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे के पास अल रहबा में अबू मुरेखा नाम की जगह पर बना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मलेरिया से होने वाली मृत्यु को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? डिकम्पोज एनोफ्लीज, इरेडिकेट एनोफ्लीज, याउंडे घोषणा, कांगो घोषणा। मलेरिया जो कि एक जानलेवा बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है, उसमें भी मादा एनाफ्लीज मच्छर बहुत पूछा गया एग्जाम में। और डेंगू एंडीज एजिप्टी से दोनों पूछे जाते हैं। तो मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए जो घोषणा जारी की गई उसका नाम है याउंडे घोषणा। ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा मौतें अफ्रीका में हुई विश्व की। तो हाल ही में याउंडे घोषणा ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया, क्योंकि 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया। तो याउंडे घोषणा का नाम याद रखिएगा। देखिए, वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की कुल संख्या 2019 में 233 मिलियन से बढ़कर 2022 में 249 मिलियन हो गई। इस अवधि के दौरान अफ्रीका में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 233 मिलियन मामलों तक पहुंच गई। वैश्विक मलेरिया के 94% मामले
और मलेरिया से संबंधित 95% मौतें जो हुई वो अफ्रीका में हुई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में। और मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। अलग से प्रश्न बनता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? पोखरा, काठमांडू, विराटनगर, ललितपुर। नेपाल के शहरों के नाम देखिए, भारत जैसे हैं बिल्कुल। तो नेपाल के पोखरा शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो नेपाल सरकार ने पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया 17 मार्च 2024 को। बराही घाट पर आयोजित एक समारोह में नेपाल सरकार ने पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया। पोखरा को झीलों का शहर भी कहा जाता है। पोखरा की स्थिति नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पोखरा और नेपाल के कुछ अन्य शहरों के नाम देखें तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। भरतपुर है एक नेपाल का महानगरीय शहर है। विराटनगर है एक नेपाल का महानगरीय शहर है। पोखरा है नेपाल की महानगरीय शहर है, नेपाल का महानगरीय शहर है। ललितपुर भी नेपाल का महानगरीय शहर है। वीरगंज नेपाल का महानगरीय शहर है। जनकपुर नेपाल का 7वां सबसे बड़ा शहर है। नेपाल की यात्रा करेंगे तो आप इन शहरों को मैप में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन बने? स्टुअर्ट ब्राउन, क्रिस ब्राउन, लुई फिलिप, एंड्रयू स्ट्रॉस। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचे हैं क्रिस ब्राउन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में घुसे ये और इससे गए हैं, तो भी है इसका आंसर। कोई पहुंचा नहीं है यहाँ तक, पहला व्यक्ति है क्रिस ब्राउन। तो ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन है पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। क्रिस ब्राउन अपने 30 साल के बेटे के साथ 12 मार्च 2024 को चिले के पुएर्टे माउंट से निकले और 20 मार्च 2024 को वहां पहुंचे, लगभग 7 दिन में, 8 दिन में। पॉइंट नीमो की बात करें तो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह जगह इतनी दुर्गम है कि अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पहुँच पाया है और उसका नाम है क्रिस ब्राउन। इस जगह पर पहुँचने के लिए क्रिस ब्राउन को बड़े बड़े घरों के बराबर ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा, वो अपनी उस छोटी सी पोर्ट से। तो 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न और कवर कर लिए हमने, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का फुल PDF प्राप्त कर सकते हैं ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।